गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म RWA रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। बिना किसी देरी के दोस्त स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जहां हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का परिवहन। और परिवहन में मैं आप लोगों को रेल परिवहन पढ़ा चुका था। तो दोस्त आज हम डिस्कस करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि वायु परिवहन को। सोमदत्त, कौशिक, मोनिका, सन्नी, शिवानी, दीपक, प्रीतम, कोमल, पारुल, प्रीति, घनश्याम, दीपक, प्रदीप, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। तो दोस्त हेडिंग डाल लीजिएगा, आज हम अपने हरियाणा में हवाई जहाज उड़ाने वाले हैं, एयर ट्रांसपोर्ट यानी वायु परिवहन। बच्चों क्या होता है वायु परिवहन? तो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हम हवा के माध्यम से लेके जाते हैं और उसको वापस लेके आते हैं, तो हवा के माध्यम से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उसको वापस ले आना, आपका एयर ट्रांसपोर्ट कहलाता है, वायु परिवहन दोस्त कहलाता है। ठीक है, हम बात करें तो दुनिया में सबसे तेज जो परिवहन है ना, वो आपका एयर ट्रांसपोर्ट ही होता है, वायु परिवहन होता है। इससे तेज कुछ नहीं होता दोस्त। तो विश्व का सबसे तेज परिवहन है ये, विश्व का सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट यानी तेज परिवहन है। ठीक है, अब देखिएगा, हवाई जहाज उड़ने के लिए, लैंड करने के लिए यानी उतरने के लिए बच्चों किसकी जरूरत पड़ेगी? हवाई पट्टी की जरूरत पड़ेगी। और हवाई पट्टी के आसपास का जो क्षेत्र होगा उसको हम क्या बोलते हैं? हवाई अड्डे बोलते हैं। तो यदि हम अपने हरियाणा का जिक्र करें तो अपने हरियाणा में हवाई अड्डों की संख्या जो आज के समय है, उनकी संख्या है दोस्त 7। हरियाणा में हवाई अड्डे कुल कितने हैं दोस्त? 7 हैं। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई हरियाणा में हवाई अड्डे बताओ कितने हैं, तो आपको क्या बोलना? 7 बोलना है। आपसे ये पूछा जाए कि बताइएगा हरियाणा के अंदर जो 7 हवाई अड्डे हैं ना, ये कितने प्रकार के हैं? ये 2 प्रकार के हैं। एक को हम बोलेंगे सिविलियन एयरपोर्ट, यानी कि नागरिक हवाई अड्डे, इंग्लिश में क्या बोल देंगे? सिविलियन एयरपोर्ट। और एक होंगे मेरे बच्चों एयरफोर्स स्टेशन, जिसको बोलेंगे वायुसेना स्टेशन। एयरफोर्स स्टेशन यानी कि वायुसेना स्टेशन। मेरे भाई आपसे पूछ लिया जाए कि बताइएगा सिविलियन एयरपोर्ट हरियाणा में कितने हैं, तो आपको बोलना है सिविलियन एयरपोर्ट हरियाणा के अंदर 5 हैं। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एयरफोर्स स्टेशन कितने हैं, तो आपको बोलना है एयरफोर्स स्टेशन है 2। कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन सिविलियन एयरपोर्ट्स की। तो हरियाणा के अंदर जो ये 5 सिविलियन एयरपोर्ट हैं, कौन कौन से हैं? नागरिक हवाई अड्डे, जो हैं दोस्त 5 में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 करनाल हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? करनाल हवाई अड्डा। और दोस्त करनाल हवाई अड्डे की स्थापना, अब आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि करनाल हवाई अड्डा कहाँ है। अब इतना तो हल्का क्वेश्चन क्या पूछेगा, और पूछ भी लेगा तो तुम कौन से पानीपत बता के आओगे? करनाल ही बता के आओगे कि करनाल हवाई अड्डा करनाल के अंदर है। ठीक है,
तो भाई दूसरा जो होगा आपका वो होगा पिंजौर हवाई अड्डा। पिंजौर हवाई अड्डा। तो पिंजौर कहाँ है दोस्त? पंचकूला में है। पिंजौर कहाँ है? पंचकूला में है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे यहां भिवानी हवाई अड्डा। और भिवानी हवाई अड्डा कहाँ होगा सर जी? भिवानी के अंदर ही होगा, ठीक है ना। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं बाछोद हवाई अड्डा। बाछोद हवाई अड्डा। बाछोद हवाई अड्डा कहाँ है दोस्त? बाछोद गांव के अंदर। ये गांव का नाम है बाछोद, और ये गांव है नारनौल शहर के नज़दीक। और नारनौल शहर मुख्यालय है दोस्त कौन से जिले का? महेंद्रगढ़ जिले का। मुख्यालय का मतलब होता है जहां जिले का मुखिया बैठता हो, और जिले का मुखिया होता है डिप्टी कमिश्नर यानी कि जिला उपायुक्त, ठीक है। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। मेरे बच्चों ये जो बाछोद हवाई पट्टी है ना, यहाँ पर पहले दिन दिन में हवाई जहाज उतारे जा सकते थे। तो अब जो है ना, यहाँ रात को भी हवाई जहाज उतारे जा सकते हैं। और रात को जब यहाँ हवाई जहाज उतारने का इंतजाम किया गया तो उसको बोलेंगे नाइट लैंडिंग सुविधा। बच्चों अब शुरू कर दी गई है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर कोई बल्लभ वगैरह नहीं था, मोमबत्ती वगैरह नहीं जलाते थे। अब बल्लभ बुल्लभ बहुत बढ़िया इंतजाम कर दिया है, प्रकाश वगैरह अच्छा फैला दिया है। तो जहाज को अब लैंड करने में रात को कोई दिक्कत होगी नहीं। इसको नाइट लैंडिंग बोलते हैं। तो नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू कर दी गई है। तो क्वेश्चन करंट में पूछा जाएगा कि कौन से हवाई अड्डे पर हाल ही में नाइट लैंडिंग सुविधा को शुरू किया गया है? तो आप बोलेंगे बाछोद हवाई अड्डे के ऊपर, जो नारनौल महेंद्रगढ़ का हिस्सा है, ठीक है दोस्त। हम बात करते हैं पांचवा जो हवाई अड्डा होगा, इसका नाम रखा गया है महाराजा अग्रसेन। कार्गो हवाई अड्डा। बताया जाता है कि आसमान में भारत के उड़ने वाले जहाज़ों की सर्विस आगे भविष्य के अंदर दोस्त यहाँ पर हुआ करेगी। अभी अपने भारत के जो आसमान में हवाई जहाज़ उड़ते हैं उनको सर्विस के लिए सिंगापुर भेजा जाता है। तो आगे सिंगापुर नहीं बल्कि अपने हिसार के अंदर दोस्त वो आया करेंगे, और हिसार में हम बैठ के सर्विस किया करेंगे। महाराजा अग्रसेन कार्गो हवाई अड्डा दोस्त हिसार के अंदर नेशनल हाईवे 9 के ऊपर जो है तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा, वैसे तो इसका उद्घाटन कई बार हो चुका है, लेकिन जब यहाँ से पहली फ्लाइट उड़ के गई तो बच्चों उसको हरी झंडी दिखाई किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। और दोस्त यहीं से पहली फ्लाइट उड़ी, और पहली जो फ्लाइट उड़ी ना वो हिसार से उड़ के कहाँ गई? अयोध्या गई, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। हिसार से अयोध्या, ठीक है। और ये जो हवाई अड्डा मैं बता रहा हूं आपको, इसकी आकृति भी यदि पूछ ले कि भाई इस महाराजा अग्रसेन कार्गो हवाई अड्डे की आकृति कैसी है, तो आपको बोलना है शंख के जैसी है, ठीक है ना। तो कैसी होगी? शंख के जैसी होगी, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हुई? चलेगा भाई, क्लियर हुई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं यहां पर एयरफोर्स स्टेशन की। तो ये 5 हवाई अड्डे आपको याद रखने। अब चर्चा करते हैं एयरफोर्स स्टेशन की।
यानी कि वायुसेना स्टेशन। मेरे दोस्त, दो एयरफोर्स स्टेशन है अपने हरियाणा में। इन दोनों में सबसे पहला जो एयरफोर्स स्टेशन है ना, वो कहाँ स्थापित किया गया? अंबाला के अंदर। इसको हम बोलेंगे अंबाला वायुसेना स्टेशन। तो सबसे पहला जो हवाई अड्डा जहां लोगों ने अपने हरियाणा के आसमान में जहाज उड़ता देखा, सबसे पहले हरियाणा की धरती से, वो अंबाला में देखा। अंबाला वायुसेना स्टेशन आज़ादी के बाद ही स्थापित कर दिया गया था। और मेरे दोस्त, इसकी स्थापना बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1948। और अंबाला वायुसेना स्टेशन ही अपने हरियाणा की पहली एयर स्ट्रिप भी मानी जाती है। अंबाला वायुसेना स्टेशन के बाद दूसरे नंबर पे ध्यान रखना है सिरसा वायुसेना स्टेशन। बस छोटा सा है अपना वायु परिवहन, क्योंकि दोस्त पूरे दिन में मुश्किल से आपको एक दो जहाज आसमान में उड़ते दिखते होंगे। जब एक दो जहाज दिखते हैं तो इसका मतलब छोटा सा है अपना ये वायु परिवहन, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है ना। 1964 के अंदर, 1964 के अंदर सिरसा वायुसेना स्टेशन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है। अब इस टॉपिक से जो भी अपने 5-10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हेडिंग डालिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के अंदर जो नागरिक उड्डयन विभाग है ना, हरियाणा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट इंग्लिश में बोलेंगे, हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग। बच्चों, हरियाणा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की यदि आपसे कोई स्थापना पूछ ले तो हरियाणा गठन के साथ ही इसको स्थापित कर दिया गया था, यानी कि 1 नवंबर 1966। लेकिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अंदर सिर्फ अंबाला वायुसेना स्टेशन और सिरसा वायुसेना स्टेशन था। कोई भी सिविलियन एयरपोर्ट हरियाणा के अंदर उस समय नहीं था। ठीक है। फिर बच्चों, जब सिविलियन एयरपोर्ट बनना स्टार्ट हुए तो थोड़े बहुत जहाज उतरना शुरू हुए और उड़ना शुरू हुए। तो जब थोड़े बहुत जहाज उड़ना और उतरना स्टार्ट हुए तो इस विभाग ने फिर अच्छे से काम करना जो स्टार्ट किया था ना। अब कोई भी डिपार्टमेंट कब काम करना स्टार्ट करेगा? जब उस डिपार्टमेंट के अंदर जो पद होंगे उन सारे के सारे खाली पड़े पदों को भर लिया जाएगा। तो जिस दिन डिपार्टमेंट के अंदर सारे पद भर लिए जाते हैं तो उसी को बोलते हैं डिपार्टमेंट ने अब काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना। तो दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नागरिक जो उड्डयन विभाग है इसको मंजूरी कब मिली? नागरिक उड्डयन विभाग को जो मंजूरी मिली वो वर्ष 1999 के अंदर। कब? वर्ष 1999 के अंदर। ठीक है। अपने हरियाणा के अंदर 3 नागरिक उड्डयन केंद्र भी हैं। आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा में कितने नागरिक उड्डयन केंद्र हैं, सिविल एविएशन सेंटर इंग्लिश में बोलेंगे जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो हरियाणा में नागरिक उड्डयन केंद्र, आम आदमी जो उड़ता है ना आसमान में जहाज के अंदर, तो मेरे भाई उनको जानकारी देने के लिए सिविल एविएशन सेंटर हरियाणा में कितने स्थापित किए गए हैं? हरियाणा में नागरिक उड्डयन केंद्र गुरुजी 3 स्थापित किए गए हैं। कितने नागरिक उड्डयन केंद्र हैं? 3। और तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। एक है मेरे दोस्त पिंजौर के अंदर, एक है करनाल के अंदर, और एक है हमारे हिसार के अंदर।
ठीक है ना। तो ये 3 सिविल एविएशन सेंटर हैं, 3 सिविल एविएशन सेंटर हैं। दोस्त हम बात करें इसके बाद, हरियाणा के अंदर जो फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर है, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर का मतलब होगा हिंदी में उड़ान प्रशिक्षण केंद्र। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर यदि आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है कि एक फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर है गुरुजी पिंजौर के अंदर, जो पंचकुला का हिस्सा है, और हरियाणा के अंदर एक फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर है करनाल में। कहाँ है? करनाल में, ठीक है ना। मेरे भाई बताया जाता है कि भारत के अंदर सबसे पहले जो एयर टैक्सी की शुरुआत हुई ना, वो हरियाणा से ही हुई है। भारत में सबसे पहले एयर टैक्सी, अब देखिएगा, एक तो आप लोग पढ़ोगे हेलीकॉप्टर टैक्सी, तो हेलीकॉप्टर टैक्सी की शुरुआत केम्पकोडा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलोर के अंदर, वहां से हेलीकॉप्टर टैक्सी की शुरुआत हुई इंडिया में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ एयर टैक्सी की, दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले एयर टैक्सी की जो शुरुआत हुई है ना, वो आपकी कहाँ से हुई है? हिसार से। और हिसार से चंडीगढ़, झज्जर का रहने वाला दोस्त एक पायलट वरुण गौड़ इस टैक्सी को उड़ा के लेके गया था और ठीक ठाक पहुंचा भी दिया था, ठीक है ना। क्योंकि उड़ाना तो आम बात है, ठीक ठाक पहुंचाना और बड़ी बात है। तो दोस्त हिसार से चंडीगढ़ पहली एयर टैक्सी की शुरुआत भारत के अंदर मानी जाती है। और इस पहली एयर टैक्सी के जो पायलट हैं वरुण गौड़, वरुण गौड़ अपने झज्जर के पायलट हैं दोस्त, और इन्हीं की कंपनी है जिन्होंने ये एयर टैक्सी की शुरुआत की, ठीक है ना। नहीं भाई, जिस भी हवाई अड्डे का मैं साल बता रहा हूं बस वही याद रखना है, बाकी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। जिसका भी मैं साल बता रहा हूं ना, सिर्फ उसी का याद रखोगे, बाकी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए पिंजौर वाला कब बना था गुरुजी, ठीक है ना। जितना बता रहा हूं बस उतना ही दिमाग में सेट करेंगे। इसके बाद हम बात करें तो दोस्त आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा यहां कि भाई भारत में सबसे बड़ा जो हेलीकॉप्टर हब है ना, वो कहां बनेगा? तो भारत में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब, हेलीकॉप्टर हब का मतलब है जहां पर एक साथ बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर उतारे भी जाएंगे और हवा में उड़ाए भी जाएंगे। तो अभी तक जो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब था इंडिया का, वो नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर था। लेकिन अब दोस्त सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब अपने हरियाणा में बनने जा रहा है, और ये अपने हरियाणा में कहाँ बनेगा? गुरुग्राम में बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों? गुरुग्राम के अंदर ये पहला हेलीकॉप्टर हब बनेगा, ठीक है ना। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे मेरे बच्चों। भारत में सबसे पहले फाइटर प्लेन उड़ाने वाली जो महिला पायलट है उसका नाम जानते हो आप लोग? भारत में सबसे पहले जो लड़ाकू यान उड़ाने वाली महिला है उसका नाम यदि जानते हो तो कमेंट में छापिएगा फटाफट। भारत में सबसे पहले फाइटर प्लेन यानी कि लड़ाकू यान उड़ाने वाली महिला कौन है भाई? सबसे पहले फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला अवनी चतुर्वेदी दोस्त। क्या नाम है उसका? अवनी चतुर्वेदी। तो गुरुजी चतुर्वेदी तो हमने हरियाणा में कभी सुने ही नहीं है। भाई हरियाणा में तो नहीं सुने हैं ना, लेकिन अवनी चतुर्वेदी की शादी पानीपत के लड़के के साथ हो रखी है। तो अवनी चतुर्वेदी का जो संबंध होगा वो ससुराल से भी तो होगा, लड़की का संबंध ससुराल से भी तो होगा, मायके से होगा। तो दोस्त पानीपत के समालखा के लड़के के साथ शादी के बंधन में है।
तो पहली महिला जो जेट फाइटर प्लेन उड़ाने वाली है अवनी चतुर्वेदी। दोस्त, इसका संबंध यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे हरियाणा के पानीपत के समालखा में है। याद करेंगे ये बातें, एक बार फटाफट बताइएगा। उसके बाद मैं आपको अपने हरियाणा की पहली महिला कमर्शियल पायलट का भी नाम बता रहा हूं कि अपने हरियाणा की पहली महिला जो है कमर्शियल पायलट कौन रही है। यहां तक बातें क्लियर हुई भाई? हाँ बिल्कुल निशा, तो सभी के लिए बराबर है ना वो समय तो? ठीक है, सभी के लिए बराबर है। और वो सुबह जो आप लोग क्लास अटेंड करते होंगे ना तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तुम पेपर में बैठोगे तो हरियाणा जीके का एक एक क्वेश्चन तुम कवर कर लोगे, लेकिन इसके लिए आपको सुबह वाले जो 9 बजे का सेशन है यूट्यूब चैनल के ऊपर उस पर भी जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस को आप करते रहो। सिलेबस की क्या परिभाषा होती है? सिलेबस की परिभाषा होती है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से पेपर में आना चाहिए, उसे सिलेबस बोलते हैं। अब मैं फटाफट आपका सिलेबस करवा भी दूंगा स्किप कर करके और उसमें क्वेश्चन ही नहीं आया तो क्या उस सिलेबस से संतुष्टि हो जाएगी? नहीं होगी, है ना। लेकिन मैंने आपको बोला है कि आपका एक एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके लिए ऐसा है कि आपको समय कम लग रहा है कि भाई पेपर जल्दी आ गया है, जल्दी हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, तो अब हम क्या करें? करना कुछ नहीं है, पढ़ते रहना है बस। ठीक है, सुबह 9 वाली क्लास मत छोड़ा करो और एक ये क्लास मत छोड़ा करो, बस सारा का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है ना। हम बात करते हैं बड़े भाई नेक्स्ट, हरियाणा की पहली महिला कमर्शियल पायलट। हरियाणा की प्रथम महिला या फिर मैं एक काम कर देता हूं, रिकॉर्डेड वीडियो डलवा देता हूं साथ के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का दिल का पत्ता हिलने को होगा कि यार पेपर तो आ ही चुका बिल्कुल सिर पे, अब क्या करें। क्योंकि दोस्त तुम लोग पहले पढ़ना शुरू नहीं करते हो, ठीक है। और हरियाणा क्या कोई भी स्टेट हो उसका हाल ऐसा ही है कि बहुत अचानक जो है ना वो प्रहार करता है एग्जाम को लेके। तो मैं रिकॉर्डेड क्लास डलवा देता हूँ साथ के साथ, ठीक है। जैसे हिस्ट्री का सेक्शन है, बाकी आपका पॉलिटी का सेक्शन है, 22 के 22 ज़िले हैं, तो वहाँ से आप रिकॉर्डेड भी साथ के साथ कवर कर लो। ठीक है, लाइव तो अपनी चलेगी चलेगी, लेकिन वहाँ से आप रिकॉर्डेड भी कर लीजिएगा। ऐसा कर दूँ, रिकॉर्डेड डलवा दूँ, कुछ पार्ट रिकॉर्डेड डलवा दूँ। हरियाणा की पहली महिला कमर्शियल पायलट जो है ना वो कौन होंगी दोस्त? प्रियंका बेनीवाल होंगी। अब ऐसा सिलेबस करने का भी फायदा नहीं है कि फटाफट बच्चों 15-20 दिन में मैं तुम्हारा सिलेबस करवा दूं और तुम बोलोगे कि सिलेबस तो हो गया सर लेकिन क्वेश्चन तो नहीं दिखा। अब क्वेश्चन कैसे दिखेगा? पूरा का पूरा सिलेबस करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे हम चल रहे हैं ना ऐसे ही चलना पड़ेगा फिर। लेकिन जब तुम सुबह वाली क्लास अटेंड कर लोगे और ये अपना सिलेबस जैसे चल रहा है ऐसे तुम चलने दोगे तो बिना टेंशन के दोस्त आप लोग हरियाणा जीके के अंदर अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है ना। फतेहाबाद। ठीक है ना, तो सुल्ली खेड़ा गांव फतेहाबाद। तो इतनी सी बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। चलेगा, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो हमारा परिवहन है। लास्ट पार्ट है दोस्त सड़क परिवहन, क्योंकि अपने हरियाणा के अंदर जल परिवहन तो है ही नहीं। अब हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट।
क्या पढ़ेंगे? रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। हम बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, सड़क परिवहन, ये मेरे भाई सबसे मुख्य परिवहन होता है, क्योंकि बिना सड़कों के तो काम चलेगा ही नहीं। घर से निकलते ही हमारे पैर सबसे पहले किसके ऊपर पड़ते हैं? सड़कों के ऊपर ही पड़ते हैं। और ये सड़कें ही बच्चों हमें रेल परिवहन, ये सड़कें ही हमें वायु परिवहन का नज़ारा दिखाती है। क्योंकि सड़कें जितनी अच्छी होंगी दोस्त, उतनी ही जल्दी हम अपनी फ्लाइट पकड़ पाएंगे, ट्रेन पकड़ पाएंगे। तो घर से निकलते ही अपने पैर जिसके ऊपर पड़ेंगे, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, बाकी परिवहन का अस्तित्व भी जिस परिवहन से है वो आपका क्या होता है? सड़क परिवहन होता है, रोड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है ना मेरे दोस्त? हम बात करें तो यदि ये सबसे मुख्य परिवहन होता है तो 1943 के अंदर, 1943 के अंदर, 1943 के अंदर अंग्रेजों ने महाराष्ट्र का एक शहर है जो संतरों के लिए जाना जाता है, नागपुर, नागपुर शहर के अंदर बैठ के एक प्लान तैयार किया सड़कों के लिए, उसको बोलते हैं नागपुर प्लान। तो नागपुर जो प्लान है ना, इसका संबंध किससे हो जाएगा? सड़कों से हो जाएगा, सड़कों से संबंधित, सड़कों से संबंधित। ठीक है, तो नागपुर प्लान दोस्त तैयार किया गया और अंग्रेजों ने इस नागपुर प्लान के तहत अपने भारत की जो सड़कें हैं ना, उनको 4 भागों में बांटा। भारत में जो सड़कें हैं उनको कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। तो बच्चों जो हम 4 प्रकार की सड़कें अभी पढ़ेंगे ना, वो कौन से प्लान के मुताबिक पढ़ेंगे? नागपुर प्लान के मुताबिक गुरुजी पढ़ेंगे। बात करते हैं ये 4 प्रकार की जो सड़कें हैं ये कौन सी हैं। दोस्त अपने देश के अंदर जो सबसे अच्छी सड़कें हैं, जिनके ऊपर सफर करते आप लोगों को मजा आएगा, उनको हम बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं इनको? NH, नेशनल हाईवे। बच्चों राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद आपको जो दूसरी सड़कें नजर आएंगी, जो इतनी अच्छी तो नहीं होती लेकिन काम चलाऊ होती हैं, घर पहुंचा देती हैं ठीक ठाक, उनको बोलते हैं राजकीय राजमार्ग, और इनको डिनोट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में SH, यानी कि स्टेट हाईवे। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आ जाती हैं आपके डिस्ट्रिक्ट की सड़कें, जिनको बोलते हैं जिला रोड या जिला सड़कें, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम इनको DR, डिस्ट्रिक्ट रोड। और चौथी जो सड़कें होंगी ना, वो होंगी ग्रामीण सड़कें, या बच्चों अन्य सड़कें भी बोल सकते हैं, ग्रामीण सड़कें या हम अन्य सड़कें भी बोल सकते हैं। तो नागपुर प्लान के तहत अंग्रेजों ने अपने देश के सभी हिस्सों के अंदर बिछाई गई सड़कों को 4 भागों में बांटा: राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। ठीक है, हम बात करते हैं यहां कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा ना दोस्त, अब ये क्या होता है? अब राष्ट्र जो है वो देश है, और देश किस में बटा हुआ है? देश बटा हुआ है गुरुजी राज्यों में। तो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली जो सड़कें होती है ना, उनको हम राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं, नेशनल हाईवे बोलते हैं। या जो बड़े बड़े शहरों को जिस सड़क से जोड़ा जाता है, बड़े बड़े बंदरगाहों को जिस सड़क से जोड़ा जाता है, तो दोस्त वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? नेशनल हाईवे होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। ठीक है, तो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ेंगे तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। और राष्ट्र को कौन चलाता है? राष्ट्र को चलाता है गुरुजी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का यदि मैं आपसे पूछूं कि निर्माण कौन कराएगा, तो आपको बोलना है इनका निर्माण केंद्र सरकार करवाती है। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। राजकीय राजमार्ग जो होंगे स्टेट हाईवे, तो इनका निर्माण कौन करवाएगा दोस्त? स्टेट हाईवे का निर्माण करवाएगा स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार। अब हम बात करें कि जिला सड़कें, जो जिले की सड़कें हैं, जो जिले के एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम करेंगी, तो मेरे बच्चों जिले का चौधरी कौन होता है? DC होता है ना। अब जिले का चौधरी यदि DC होता है तो DC घर से पैसा थोड़ी लगाएगा, पैसा तो राज्य सरकार, क्योंकि जिला जो होता है ना वो कौन से सूची का विषय होगा बच्चों? राज्य सूची का। तो सीधी सी बात है, जिले को राज्य सरकार ही तो संभालती है, तो निर्माण भी जिला सड़कों का राज्य सरकार करेगी। जो ग्रामीण सड़कें होंगी मेरे दोस्त,
तो गांव को भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट ही देती है। आपके गांव के अंदर जो सरपंच गलियां बनवाता है, सड़कें बनवाता है, तो राज्य सरकार से ही तो पैसा आता है। ठीक है, तो निर्माण आप समझ में आया, पेपर में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि सड़कें तो बना दी गई, लेकिन अब इन सड़कों की संभाल भी तो रखनी पड़ेगी, इनका रखरखाव भी तो करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाने वाली सड़कों के रखरखाव के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, उस अथॉरिटी को बोलते हैं NHAI। NHAI मेरे दोस्त क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हिंदी में बोलेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या हम हिंदी में बोलेंगे भाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और पेपर में पूछा गया आपसे कि भाई इस NHAI का जो गठन है ना, वो कब किया गया था? तो NHAI का गठन किया गया था 1988 के अंदर। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर 1988 में ही सड़कें बनी हैं? सड़कें तो बहुत पहले से बनी हुई हैं, तो फिर 1988 में NHAI बना है, तो इससे पहले इन सड़कों का रखरखाव कौन करता था? इससे पहले इन सड़कों का रखरखाव करता था CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। CPWD कौन करता था? CPWD। ठीक है दोस्त, NHAI का गठन 1988 में, और इसका जो हेडक्वार्टर होगा NHAI का, वो दिल्ली में होगा। कहां होगा वो? दिल्ली में होगा। ठीक है, अब राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाने वाली जो सड़कें हैं, उनके रखरखाव के लिए दोस्त क्या बना? फिर एक SPWD बना, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बोलते हैं, राज्य लोक निर्माण विभाग बोलते हैं हिंदी के अंदर। स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, राज्य लोक निर्माण विभाग। और सभी राज्यों के लिए बच्चों केंद्र सरकार की सहायता से SPWD का गठन होता है 1973 के अंदर, 1973 के अंदर। तो ये भी पेपर में पूछा गया था कि भाई राज्य लोक निर्माण विभाग हरियाणा कब बना? ठीक है भाई, ठीक है। राज्य सरकार का हम करेंगे जिला सड़कें। मेरे बच्चों, जिला सड़कों का रखरखाव कौन करेगा? उपायुक्त, जो डिप्टी कमिश्नर होगा। और राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाने वाली ग्रामीण सड़कों का रखरखाव भी कौन करेगा? उपायुक्त करेगा दोस्त। यहां तक बातें क्लियर हुई? बताइएगा फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताइएगा दोस्त, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर। चलेगा, बातें क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बच्चों 2019 की एक रिपोर्ट आई, उस 2019 की रिपोर्ट के आधार पे हम चर्चा करेंगे। और वर्ष 2019 की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2019 की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा से गुजरने वाले जो नेशनल हाईवे हैं, हरियाणा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है ना दोस्त,
कितनी रही? 34 रही। कितनी रही? 34। ठीक है। अब अपने हरियाणा के अंदर 34 के 34 आपको नेशनल हाईवे नहीं पढ़ने हैं, जो 2019 की रिपोर्ट के आधार पे हैं। आपको जो नेशनल हाईवे पढ़ने हैं वो सिर्फ 7-8 पढ़ने हैं, वही 7-8 हम पढ़ेंगे। हरियाणा के अंदर जो नेशनल हाईवे दोस्त आपको याद रखने हैं ना, एक तो आपको ध्यान रखने हैं सम संख्या वाले, एक आपको ध्यान रखना है विषम संख्या वाले, यानी कि ओड नंबर। दोस्त सम संख्या वाले जो भी नेशनल हाईवे होंगे, याद रख लेना अपने हरियाणा में वो उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे या दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे। सिर से लेके पैरों की तरफ जो भी नेशनल हाईवे आएगा वो आपका इवन नंबर पे होगा, 2 से पूरा पूरा भाग होगा। और दोस्त विषम संख्या वाले जो होंगे ना अपने हरियाणा में, ध्यान रख लेना वो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ। इतनी सी बात समझ गए हो आप? ठीक है। उत्तर से दक्षिण का यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो सम संख्या वाला नेशनल हाईवे अपने हरियाणा के अंदर आपको दिखाई देगा वो 44 देगा, नेशनल हाईवे 44। 44 से पहले कोई भी सम संख्या हो, चाहे 42 हो, चाहे 40 हो, चाहे 38 हो, चाहे 36 हो, चाहे 34 हो, बच्चों उस नेशनल हाईवे को अपने हरियाणा से, ठीक है, कोई लेना देना नहीं होगा। तो हरियाणा के अंदर सम संख्या वाला नेशनल हाईवे सबसे पहले कौन सा याद रखना है? 44। 44 के बाद दोस्त 46 नहीं 48। 48 के बाद मेरे भाई 52, और 52 के बाद मेरे दोस्त 54। सिर्फ 4 ये नेशनल हाईवे ध्यान रखने हैं, 44, 48, 52, 54, याद रख लोगे। उसके बाद पूर्व से पश्चिम का यदि हम जिक्र करेंगे, यानी कि ओड नंबर वाले जो होंगे, जो 2 से भाग नहीं होंगे, देखिएगा ये 2 से भाग हो रहे हैं, 44, 48, 52, 54। तो जो भी नेशनल हाईवे 2 से भाग हो रहे हैं, मैं आपको हरियाणा में कैसे पढ़ाऊंगा इनको? जो सिर से लेके पैरों की तरफ आएंगे या पैरों से लेके सिर की तरफ जाएंगे। और पूर्व से पश्चिम में, यानी कि जो आपका विषम संख्या वाला नेशनल हाईवे होगा हरियाणा में, वो सबसे पहला होगा दोस्त 5, नेशनल हाईवे 5। समझ में आई बात? 5 के बाद क्या आएगा? नेशनल हाईवे 7। 7 के बाद क्या आएगा? नेशनल हाईवे 9। और 9 के बाद क्या आएगा? नेशनल हाईवे 11। ठीक है। तो मेरे भाई जो मुख्य नेशनल हाईवे हैं अपने हरियाणा से जो गुजरते हैं वो सिर्फ ये 4 और 4 8 हैं। बाकी जितने भी नेशनल हाईवे होंगे वो इन्हीं नेशनल हाईवे से निकाले गए होंगे। ठीक है ना। तो अपने भारत के अंदर मुख्य नेशनल हाईवे कौन से हैं? जिस नेशनल हाईवे के अंदर अंक 1 है या बच्चों अंक 2 हैं तो वो होंगे मुख्य, और 2 के अलावा किसी के अंदर अंक 3 है तो इसका मतलब वो मुख्य नहीं है, बल्कि वो मुख्य से निकाले गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कितना आसान है याद रखना, कि सम संख्या वाले हैं 44, 48, 52, 54, और बच्चों विषम संख्या वाले जो पूर्व से पश्चिम जाएंगे 5, 7, 9, 11। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई बात। यहां तक बातें क्लियर हुई दोस्त? चलिएगा, एक एक नेशनल हाईवे को अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो 5, 7, 9, 11 वाला है ना, इसको हम क्या है पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तरीके से मैं आप लोगों को फिर बता के चलूंगा। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 44 की।
ये अपना हरियाणा है मेरे भाई, और यहीं से आपको बस सड़कें फटाफट बताता हूँ। ये नेशनल हाईवे ध्यान रखने हैं, उसके बाद जो बातें बताऊँ वो बातें याद रखना है। और आपके सीईटी में जो सड़क परिवहन से बातें हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नेशनल हाईवे 44 की। मेरे बच्चों, आप सभी को पता होगा ना कि नेशनल हाईवे की संख्या अब बदली गई है। तो जो अभी मैंने आपको बताई है सम और विषम संख्या, ये नई संख्या है। और नई संख्या के साथ साथ आपको आसानी हो जाएगी समझने में, क्योंकि पुराने नेशनल हाईवे भी अभी आपके दिमाग में है, वो दिमाग से निकले नहीं है। तो पुरानी संख्या भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे दोस्त। नई संख्या मैंने अभी आपको बताई है नेशनल हाईवे 44। और पुरानी संख्या का मैं जिक्र करूं तो ये नेशनल हाईवे हरियाणा से जो गुजरता था 1 है, और 1 के साथ साथ ये नेशनल हाईवे क्या है, 2 है। तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे जो 2 है ना, यही आपके क्या है, नेशनल हाईवे 44। और ये NH 44 जो है ना, आज आज जो शुरू होता है मेरे भाई, ये शुरू होता है कहाँ से, श्रीनगर से। कहाँ से शुरू होता है, श्रीनगर से। और श्रीनगर से शुरू होके मेरे भाई ये कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक। अब श्रीनगर है बिल्कुल सिर वाली दिशा में और कन्याकुमारी है बिल्कुल पैरों वाली दिशा में। तो सिर से लेके पैरों की तरफ कोई भी नेशनल हाईवे आएगा तो बच्चों वो कैसा होगा, सम संख्या वाला होगा। तो 44 सम संख्या ही तो है। और हम बात करें बिल्कुल सिर से लेके पैरों की तरफ आता है, तो इसीलिए बच्चों इसको हम उत्तर दक्षिण गलियारा भी बोलते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी इसे कहा जाता है। तो कौन सा नेशनल हाईवे उत्तर दक्षिण गलियारा, तो आप बोलेंगे NH 44, ठीक है। तो NH 44 आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी होगा, उत्तर दक्षिण गलियारा भी होगा। भाई हम बात करते हैं कि यहां पर है आपका श्रीनगर। मान लेते हैं श्रीनगर यहां पे है। श्रीनगर से ये आएगा बच्चों पंजाब के अंदर अमृतसर, और पंजाब के रास्ते होते हुए ये अपने हरियाणा में सबसे पहले एंटर करेगा यहां पर। और ये जो जगह है दोस्त, ये क्या है, बलदेव नगर है। बलदेव नगर अंबाला। तो नेशनल हाईवे 44 हरियाणा में सबसे पहले श्रीनगर से आता हुआ कहाँ एंटर करेगा गुरुजी, एंटर करेगा बलदेव नगर अंबाला में। ये आपका NH 44 है, ठीक है। बलदेव नगर अंबाला के बाद आगे बढ़ेंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा अंबाला कैंट। कहाँ जाओगे आप, अंबाला कैंट आ जाओगे। अंबाला कैंट के बाद ये कहाँ आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा शाहाबाद। शाहाबाद के बाद कहाँ आ जाएगा ये, पीपली। पीपली, ठीक है। पीपली के बाद कहाँ आ जाएगा दोस्त ये, तरावड़ी, ठीक है। तरावड़ी के बाद कहाँ जाएगा ये, नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी के बाद कहाँ जाएगा ये, नीलोखेड़ी के बाद आ जाएगा गुरुजी ये करनाल प्रॉपर। कहाँ जाएगा, करनाल। करनाल के बाद कहाँ जाएगा ये, गरोंडा। गरोंडा के बाद कहाँ जाएगा दोस्त,
पानीपत। पानीपत के बाद कहाँ जाएगा? समालखा। समालखा के बाद कहाँ जाएगा ये? मुरथल। सोनीपत में आ चुके हैं। मुरथल के बाद कहाँ जाएगा ये? कुंडली। और कुंडली होता हुआ दोस्त ये कहाँ चला जाएगा? दिल्ली। कहाँ चला जाएगा ये? दिल्ली चला जाएगा। समझ में आई बात? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली के बाद ये वापस एंटर कहाँ कर जाएगा? फरीदाबाद में। कहाँ एंटर कर जाएगा? फरीदाबाद में। फरीदाबाद के बाद मेरे भाई बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ के बाद मेरे दोस्त पलवल। और पलवल के बाद ये होडल। और होडल होते हुए ये कहाँ चला जाएगा? आगे उत्तर प्रदेश चला जाएगा। ठीक है ना? तो यही अपने हरियाणा से गुजरने वाला क्या होगा? नेशनल हाईवे 44 होगा, NH 44 होगा। तो बच्चों NH 44 जो है ना, ये हरियाणा के कौन से जिलों को कवर करता है? तो ध्यान रखना है, पूर्वी जिलों से गुजरता है। फटाफट क्वेश्चन कवर करा रहा हूं। तो ये कहाँ से गुजरता है? पूर्वी जिलों से गुरुजी गुजरता है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइएगा हरियाणा का जो सबसे लंबा फ्लाईओवर है वो कौन से नेशनल हाईवे पे आता है दोस्त? तो पानीपत से गुजरने वाला फ्लाईओवर हरियाणा का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। तो हरियाणा का सबसे लंबा फ्लाईओवर, हरियाणा का सबसे लंबा फ्लाईओवर कहाँ है दोस्त? पानीपत के अंदर। और कौन से नेशनल हाईवे? NH 44 के ऊपर आता है। ठीक है। हम बात करें तो NH 44, इसका निर्माण जो सबसे पहले करवाया गया था ना, ठीक है, इस मार्ग का जो निर्माण करवाया गया था सबसे पहले, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय करवाया गया था। इस मार्ग का निर्माण सबसे पहले, यदि मैं इतिहास को मेरे बच्चों खंगालूं तो निर्माण इसका सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के समय शुरू हुआ था। लेकिन ये पूरा का पूरा मार्ग तैयार नहीं हो पाया, तो धीरे धीरे ये अपना अस्तित्व खोता चला जाता है दोस्त। और इस मार्ग को अच्छे से जो तैयार करवाया फिर वो 1542 में शेरशाह सूरी ने। तो दोबारा से इसका जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? 1542 के अंदर शेरशाह सूरी द्वारा। ठीक है। तो 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मेरे बच्चों शेरशाह सूरी के द्वारा निर्माण करवाया गया, तो उसके बाद एक अंग्रेज आता है और एक अंग्रेज आके इसको GT रोड बोलना शुरू कर देता है। और उस अंग्रेज का नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा नाम बच्चों क्या दे दिया जाता है? ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड। तो GT रोड इसको नाम दे दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसको कई नामों से पुकारा गया।
इस मार्ग के कई नाम रहे हैं इतिहास में। इसको सड़क ए आजम भी बोला गया है। सड़क ए आजम के नाम से इसे पुकारा गया। दोस्त इस मार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग बोला गया। शेरशाह सूरी मार्ग इसे बोला गया। और साथ ही साथ इसको बादशाही सड़क का भी नाम मिला। इसको बादशाही सड़क मेरे दोस्त बोला गया। बादशाही सड़क भी इसे बोला गया। हम बात करें कि शेरशाह सूरी ने जो ये इतना लंबा मार्ग बनवाया था, ये पाकिस्तान के पेशावर से शुरू होकर दोस्त बांग्लादेश के चटगांव तक ये बनवाया गया था। तो इतनी लंबी दूरी को जब राहगीर पहले तय करते होंगे तो वो बेचारे थकते भी होंगे। तो उनकी थकावट को समझते हुए उनके विश्राम करवाने के लिए दोस्त कोस कोस के ऊपर एक मीनार खड़ी करवाई थी। तो आपको ध्यान रखना है, कोस मीनारों का जो निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने, वो इसी मार्ग के ऊपर करवाया था। कोस मीनारों का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी द्वारा इसी मार्ग पर। तो अपने हरियाणा में भी बच्चों कोस मीनारें होंगी, और अपने हरियाणा में जो सबसे प्रमुख कोस मीनार मानी गई है, जो आज भी सुरक्षित है। कोस का मतलब क्या होता है? दूरी मापने का देसी फार्मूला है, 2.5 से 3 किलोमीटर एक कोस में होते हैं। तो सबसे प्रमुख जो कोस मीनार होगी वो कौन सी हो जाएगी? कोहांड। कोहांड गांव है, गोरोंडा तहसील के अंतर्गत आता है, और कोहांड गांव पड़ता है दोस्त करनाल के अंदर। ठीक है, बातें क्लियर हुई? कोई डाउट मेरे दोस्त? यहां तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, फटाफट एक बार बताइएगा। हम बात करें तो नेशनल हाईवे 44 जो है ना, हरियाणा में NH 44 की जो लंबाई है दोस्त, हरियाणा में NH 44 की जो लंबाई है वो 257 किलोमीटर है। और 257 किलोमीटर दूरी के ऊपर यदि मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर शेरशाह सूरी ने जो कोस मीनारें बनवाई थी उनकी संख्या पूछ ले कोई कि हरियाणा में इन कोस मीनारों की जो संख्या है ना वो कितनी बताई गई है। तो हरियाणा के अंदर कोस मीनारों की जो संख्या बताई गई है दोस्त वो 88 बताई गई है। SPWD की फुल फॉर्म जो होगी ना वो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होगी। स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, हिंदी में बोलेंगे राज्य लोक निर्माण विभाग। राज्य लोक निर्माण विभाग। ठीक है, तो ये NH 44 आपको ध्यान रखना है। NH 44 में आपको और क्या ध्यान रखना है दोस्त? NH 44 के ऊपर कुछ हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी हैं। जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है बस वही लाइन में बता रहा हूं, और एक्स्ट्रा बात आपको कुछ नहीं बता के चलूंगा मैं। NH 44 के ऊपर जो हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, पर्यटन स्थल हैं, जिनका संचालन दोस्त हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन करता है, ठीक है, NH 44 के ऊपर स्थित पर्यटन स्थल हम बात करें तो ये पर्यटन स्थल, इनमें आपको ध्यान रखना है पीर नोगजा की दरगाह, पीर नोगजा की दरगाह। ठीक है, दूसरे नंबर पे दोस्त किंग फिशर। किंग फिशर पक्षी है और किंग फिशर के नाम पर अंबाड़ा। किंग फिशर कहाँ है?
अम्बाड़ा के अंदर। पीर नोकजा की दरगाह कहाँ हो जाएगी दोस्त? शाहाबाद कुरुक्षेत्र के अंदर। नेशनल हाईवे 44 के ऊपर अम्बाड़ा कैंट और शाहाबाद के बीच खेतों में बनी हुई दरगाह है पीर नोकजा की दरगाह, जिसके ऊपर घड़ी चढ़ाई जाती है मनोकामना पूरी होने पर। दोस्त उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पीपली चिड़ियाघर। कौन सा चिड़ियाघर? पीपली चिड़ियाघर, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ओएसिस। ओएसिस, ओएसिस कहाँ है? उचाना करनाल के अंदर। ओएसिस कहाँ स्थित है? उचाना करनाल के अंदर। इसके अलावा दोस्त यहाँ और क्या हो जाएगा? होडल। होडल के अंदर एक झील याद रखेंगे, एक पर्यटन स्थल याद रखेंगे, डबचिक। डबचिक कहाँ है? होडल के अंदर। एक आप याद रखेंगे यहाँ पर बलूजे। बलूजे नाम का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ होगा? समालखा के अंदर। और समालखा कहाँ है मेरे भाई? पानीपत में। समालखा कहाँ है? पानीपत के अंदर, ठीक है ना। तो आ जाएगी मनीषा, आ जाएगी, नहीं तो आपका रिफंड हो जाएगा। आपके मेहनत के हैं तो मैं तभी बता रहा हूं कि आ जाएगी, वरना आपका रिफंड हो जाएगा। तो हमने कहाँ बोला है आपका? और ये किस बात की वो है कि सर मेहनत के पैसे हैं? तो हमारी भी मेहनत के लगे हुए हैं, वरना तो अब तक पता नहीं हम रिफंड करवा देते। तो बुक यदि आपके पास यहाँ से जा चुकी है तो पहुँचेगी, लेट हो रखी है तो आपके रिफंड हो जाएंगे। आप वापस कर देना, रिटर्न कर देना, बस आपके रिफंड हो जाएंगे। इसमें क्या इतनी लंबी कहानी वाली बात है? और बुक की डिमांड कितनी है इसका आइडिया तुम खुद लगा लो कि एक किताब 20-20 दिन में पहुंच रही है ना। और वो डिमांड क्यों है? क्योंकि वो मेरी मेहनत है। समझ में आई बात? यदि मेहनत ना होती ना, तो जैसे औरों की किताबें रखी हैं बुक स्टॉल के ऊपर ढेर के ढेर, मेरे वाली भी ऐसी रखी होती है। हाँ, तो आपकी मेहनत के पैसे हैं तो मेरी भी मेहनत है उसके ऊपर, टेंशन मत लो, आपका पैसा भी सेफ है। कोई ना, आप अपने आसपास किसी भी, जिस भी बच्चे की किताब नहीं पहुंची है ना, जिस बच्चे ने ली है, वो अपने आसपास के किसी भी बुक स्टॉल पे जाके किताब खरीद लो। आपके घर वापस आए वो आपके घर कोई देने आए किताब 5-10 दिन के बाद, तो आप उसे रिटर्न कर देना। मेरे पास आपके नाम से किताब आते ही उसी दिन आपकी जो पैसे हैं ना वो क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाएंगे, आपके 2 बार पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना सा ही करेंगे, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। और अभी आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो सुबह 9 वाली क्लास को हर बच्चा अटेंड करेगा। सुबह 9 वाली क्लास को यदि हर बच्चा अटेंड करेगा तो दोस्त एक एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा जिस दिन सीईटी होगा कि भाई मैंने ये पढ़ा रखा है, आपको क्वेश्चन मैंने ये पढ़ा रखा है। RWA के यूट्यूब चैनल के ऊपर सुबह 9 वाली क्लास हर बच्चे को अटेंड करनी है अब, ठीक है। और उसके बाद जो अपना सिलेबस चल रहा है वो चलता रहेगा ऐसे, ठीक है ना, वो ऐसे ही अपना क्या है चलता रहेगा, चलेगा। थैंक यू।